नमस्कार। चलिए आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं टॉपिक पे, बिना कुछ बात समय गवाते हुए। जो पेपर फर्स्ट में, जेपीएससी के जो पेपर फर्स्ट में आप विविध जो टॉपिक है, उस मिसलेनियस टॉपिक में आप देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स हो, क्लाइमेट चेंज हो, बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, पुरस्कार सम्मान हो, तो जो भी चीज़ें हैं विविध मिसलेनियस में, उसके एक एक टॉपिक को हम लोग आज से देखेंगे। हम लोग ज़्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे, समय कम है, टू द पॉइंट देखेंगे कि और यह भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो बंधु हमारे पहले नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फिर आगे हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी है, तो इसीलिए थोड़ा गुंजाइश कर लीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी व्यवस्था भी कर ली जाएगी। तो इसलिए क्योंकि लिखने बोल सकते थे, लेकिन साथ में जब हम लिखेंगे ना कुछ कुछ, तो वो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है मानवाधिकार। क्या है? मानवाधिकार। मानवाधिकार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स ये मानव का अधिकार है। मानव के अधिकार के बारे में सभी संस्थाओं ने अपने अपने तरीकों से परिभाषित किया। मेन रूप से जब हम इसके यूएनओ को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने परिभाषित किया कि यह एक ऐसा अधिकार है जो बिना जाति, लिंग, चाहे वो राष्ट्रीयता का हो, भाषा हो, धर्म हो, बिना या किसी भी आधार पे, बिना भेदभाव को सभी व्यक्ति को प्राप्त होता है। चाहे वो जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो गुलामी हो या यातना से मुक्ति का अधिकार हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों न हो, चाहे वो काम की अधिकार आप देखते हैं, शिक्षा का अधिकार देखते हैं, ये सभी इसी मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं कि शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में इसकी विस्तृत चर्चा मौलिक अधिकार में आप देखते होंगे, पॉलिटी में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे। तो मेन रूप से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव से, ये जो अधिकार है, बिना किसी भेदभाव से इसे प्राप्त करता है। अब इसके लिए देखते हैं कि यूएनओ द्वारा एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स पे दिया। यानी यूएनओ जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, एक सार्वभौम जो घोषणा है विश्वव्यापी, वो यूएनओ पेरिस में देता है, और वो देता है 10 दिसंबर 1948 को। और आप देखते हैं कि यही 10 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। और आप यहीं पे हम एक चीज़ बता दें कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो हम मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे जो मनाते हैं, 2023 का जो थीम था वो क्या था? पूछ सकता है, फ्रीडम, याद रखिएगा, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। यानी इस जो 10 दिसंबर 2023 को हम विश्व मानवाधिकार दिवस मनाए हैं, उसका जो मेन थीम था वो था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, डायरेक्ट यहाँ आते हैं और कहीं नहीं। बाकी चर्चा करना होगा तो इस पर लंबी कहानी है एक एक, लेकिन अभी समय कम है, इसीलिए ज़्यादा ये नहीं करना है। छोटा छोटा वीडियो होगा, सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। याद रखिए, ज्ञानी बनने से सिलेक्शन नहीं होता है, ज्ञानी बन जाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है।
यानी हम कह सकते हैं यह जो है परामर्शदात्री निकाय है, सिर्फ यह परामर्श देती है। तो ये जो सर्वाधिक निकाय है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, इसकी जो स्थापना है, देखते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को 1993 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। और इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। और यह जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये जितने मानव जो संस्थाएं हैं, मानवाधिकार की जो संस्थाएं हैं, जिसे एशिया पैसिफिक फोरम, उसके संस्थापक सदस्य भी हैं। ठीक, हम जानते हैं कि यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्य के बारे में जान लें। जो अध्यक्ष और सदस्य है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो है, इनको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाती है। इसमें गृह मंत्री होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, संसद के विपक्ष के नेता होते हैं। ये सब मिलके जो है एक उच्च स्तरीय समिति बनाती है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और उनके सिफारिश पे ही राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब इसके कार्यकाल को देखें तो जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनके कार्य जो नियुक्ति किया जाता है, पहले यह था कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन इसका संशोधन 2019 में कर दिया जाता है और 2019 में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष के योग्य हो सकते हैं। और इसमें अध्यक्ष में कम से कम एक महिला यानी सदस्य के रूप में जो 3 सदस्य होते हैं, इन 3 सदस्यों में एक महिला का होना, एक वुमेन को रहना आवश्यक होता है। ये भी याद रखिएगा। ये 2019 के संशोधन में किया गया। इस संशोधन के द्वारा जो 2019 में जो संशोधन किया गया, इस संशोधन के द्वारा पहले क्या था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एससी जो कमीशन है, एसटी जो कमीशन है और वोमेन जो कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके तीनों के अध्यक्ष जो होते थे, इसके सदस्य होते थे। लेकिन अब जब 2019 में संशोधन किया गया तो इसमें यह कह दिया गया कि जो ओबीसी के कमीशन हैं, साथ में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं, साथ ही जो दिव्यांग है उसके जो मुख्य आयुक्त हैं, वो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य होंगे। समझ गए कि 2019 से पहले यह था कि जो शेड्यूल कास्ट के जो अध्यक्ष होते थे यानी अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष होते थे और महिला आयोग जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते थे, अध्यक्षा होती थी, वो क्या होते थे? इस कमीशन के सदस्य होते थे। लेकिन अब 2019 में जब संशोधन हुआ तो उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया गया। देखते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसके भी अध्यक्ष को शामिल कर दिया गया। तीसरा, जो दिव्यांगों के लिए जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनको भी इसमें सदस्य की नियुक्ति के लिए किया जाएगा। ये 2019 के प्रावधान कर दिया गया। हम जानते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो हैं 8वें
8वें अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा है, इसको ध्यान रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष यदि हम कहें कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, 12 अक्टूबर जो स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को, तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र को। रंगनाथ मिश्र को पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। इनके एक अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत दत्तू सर थे, इनके एक अध्यक्ष एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू ये एच.एल. दत्तू का है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वह दंतविहीन बाघ है, यानी दंतविहीन बाघ है। कारण क्या है कि यह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, दंड देने का कोई इसको प्रावधान नहीं है। इसीलिए दत्तू साहब कहते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है यह एक दंतविहीन बाघ है उनके अनुसार। इसके बाद ये देखिए, दूसरी बात हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष सदस्य आप समझ गए, इनकी नियुक्ति सदस्य समझ गए। जो नियुक्ति होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा या 70 वर्ष के लिए होगा। इस दोनों में से जो पहले होगा वो मान्य होगा। मान लीजिए कि आपकी उम्र 2 साल में ही 70 वर्ष हो जाता है तो आप रिटायर कर जाएंगे। आप 3 साल जो है पूरी करने के बाद आप हो जाएंगे, एक आज आप किए और 1 महीना के बाद 70 साल हो जाएंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे। तो मतलब 3 साल या तो पूरा रह जाइए और नहीं, यदि 3 साल रहने से पहले आपकी उम्र यदि 70 साल हो जाती है तो आप की कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ें आप ये समझ गए, यदि मान लीजिए कि आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कोई भी आज के डेट में यदि कोई मामला है, यदि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप 1 साल के अंदर ही आप यहाँ पे मामले का आप कर सकते हैं और ह्यूमन राइट कमीशन को इसे जांच करने का अधिकार है। यदि वह 1 साल के बाद समाप्त हो जाता है, मतलब कि आयोग का जो मानवाधिकार उल्लंघन है उस उल्लंघन करने का डेट यदि 1 साल की समाप्ति के बाद यह जो आयोग है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वो जांच करने का अधिकार जो है वो नहीं है। ठीक, ये ह्यूमन राइट कमीशन का है। तीसरी चीज है कि अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वह भी जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसी के तहत जो आप 7वीं अनुसूची में देखते हैं राज्य सूची और संवर्ती सूची, उस सूची में जो भी संवर्तित विषय है उसके मानव अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो उसकी जांच जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया गया। यह जो 3 स्तरीय है, ये 3 स्तरीय मतलब एक जो अध्यक्ष होंगे 2 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होगा। आप देखते हैं कि जब नेशनल ह्यूमन चलते हैं वहाँ पर कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। किस समिति के द्वारा, प्रधानमंत्री के जो अध्यक्षता में एक समिति बनती है उसी के सिफारिश पर। जबकि स्टेट हाई ह्यूमन राइट्स में क्या होता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो उस तरह समिति होता है उसके सिफारिश पे होती है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करती है। साथ में जो अध्यक्ष होते हैं वह क्या है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बोले थे, जब स्टेट की बात आएगा तो वहाँ आएगा हाई कोर्ट। ठीक, कि हाई कोर्ट के अनुसार होगा। तो हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन 2019 में जब संशोधन किया गया तो इसमें कह दिया गया कि उच्च न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं वो भी योग्य हो जाते हैं अध्यक्ष के लिए। उनकी जो पहले कार्यकाल होता था 5 साल, लेकिन 2019 में जो है यह संशोधन करके कर दिया गया कि 3 वर्ष या 70 साल की उम्र में जो पहले होगा उसमें वो उनकी कार्यकाल समाप्त हो जाएगी।
तीसरी चीज़ जोड़ दिया गया कि जो पुनर्नियुक्ति, यानी एक बार उनकी कार्यकाल का हो गई है और उनका उम्र अभी बचा हुआ है तो 3 साल के बाद भी वह पुनः नियुक्ति कर सकते हैं, यानी कि पुनर्नियुक्ति हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो राज्यपाल हैं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों को हटाने, अध्यक्ष और हटाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन जब हटाएगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का तो कौन करेगा? वो करेगा आपका राज्यपाल। ठीक, अब हम आते हैं झारखंड पे। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना जो है 17 जनवरी 2011 को कर दिया जाता है और इसके प्रथम जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं नारायण राय। अलग बात है कि वर्तमान में झारखंड राज्य जो मानवाधिकार आयोग हैं उनके अध्यक्ष के पद जो है अभी वैकेंट है। ये मोटा मोटी हम देखें तो तथ्य यही बन के आता है। आपका एक चीज़ और आप देख सकते हैं, वो चीज़ है मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद एक अंतर जो सरकारी निकाय है, इसकी स्थापना देखते हैं 15 मार्च 2006 को कर दिया जाता है यूएनओ महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा। और यह जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग होता है इसके स्थान पे मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 को कर दिया। ये डेट सब थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप इतना याद किए हैं, यदि आप समझ गए हैं तो आप कंफर्म रहिए, आपका पॉइंट नहीं छूटेगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि ये बताइए कि यूएनओ के जो मानवाधिकार का विश्वव्यापी जो घोषणा हुआ था, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स हुआ था, वो किस डेट को हुआ था? शुरू में ही बताए हैं, पहला क्वेश्चन 10 दिसंबर 1948, और इसी 10 दिसंबर के हम विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक, वो कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। तीसरी क्वेश्चन आता है कि 2023 में जो ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था, हमने आपको कहा था कि फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक, इसके बाद आता है कि ह्यूमन राइट्स, जो यूएनओ का ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उसके स्थान पे जो मानवाधिकार परिषद, जो ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया गया, वो कब बनाया गया? तब 15 मार्च 2006 को। ये ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा तो इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो स्थापना हुई कब हुई? तो आप याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को हुई। इसके लिए संशोधन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ, एक 2006 में, एक 2019 में हुआ। अभी इसकी नियुक्ति कौन करता है अध्यक्ष को? तो राष्ट्रपति। जो उच्च नियुक्ति के लिए जो उच्च स्तरीय समिति बनाई जाती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जब स्टेट में हम चलते हैं तो उसकी अध्यक्षता करते हैं राज्यपाल। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 साल और 70 वर्ष की उम्र, जो पहले हो जाए उसे मान्य है। आप याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष के लिए योग्य होते हैं। स्टेट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे किसको हम लेते हैं? हम लेते हैं उच्च न्यायालय को, मुख्य न्यायाधीश या अन्य को। अब इतना होने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। कथन 1 देगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसे हटाने की जो शक्ति है वह
मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल करती है। क्वेश्चन दे सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति है बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा है, लेकिन हटाने की जो शक्ति है केवल राष्ट्रपति के पास है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है इस प्रकार भी हो सकता है। दूसरा कथन दे सकता है कि आयोग जो मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाएगा उसके 1 वर्ष के समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 1 साल के बाद उसे नहीं है। तीसरा ये इस तरह भी दे सकता है कि इसे दंड देने का अधिकार है, या क्वेश्चन दे सकता है कि इसे दीवानी की सभी मामले के अधिकार है। दूसरा, दंड देने का भी प्रावधान है। बिल्कुल नहीं है, बस सिफारिशें कर सकती है, दंड देने का नहीं है। इसलिए जो दत्तू साहब थे, कहते हैं एच.एल. दत्तू साहब, कि जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वह एक दंतविहीन बाघ है, याद रखिएगा। तो मोटा मोटी आप ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जान लिए हैं। आप इसको अच्छा से 1-2 बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बिल्कुल आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछने जा नहीं रहा है, ठीक है। और आप याद रखिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा कि जो ST आयोग है, नेशनल ST आयोग, नेशनल शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट आयोग, OBC आयोग, महिला आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब एक जगह। ऐसे तो हम लिखाएंगे ही इम्पोर्टेंट, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम कल जो चलेंगे इम्पोर्टेंट सम्मान अवार्ड में चलेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बस कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप बता सकते हैं। और तहे दिल से आप सभी लोगों को शुक्रिया भी और सॉरी भी। शुक्रिया इसलिए कि आप लोगों ने बेहतर रिस्पॉन्स दिया है खंजर के लिए, JPSC खंजर के लिए, ये खंजर के लिए। और सॉरी इसलिए क्योंकि सभी लोगों के पास यह बुक अभी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। कारण यह कि अभी यह, क्योंकि नोट समय कम था, इसलिए जो लिखित था उसी के ही प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी यह अंडर प्रेस में है, वहाँ छपने के बाद जल्द ही पूरा उपलब्ध करा देंगे। और इसे और ज़्यादा अपडेट करके जो है हम लाएंगे, जिससे आप झारखंड के किसी भी परीक्षा में आप कंफर्म रहिएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है वो भी हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, बस अध्ययन करते रहिए। और कल हम अगले कड़ी लेके भी आएंगे। और जो बंधु हमारे नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। यदि देखिए कहा जाता है, सही चुने, सही पढ़ें, सफलता सुनिश्चित करें, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन टू द पॉइंट बेहतर पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछने की प्रबल संभावना है, जो पैटर्न है उसी को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले कड़ी में। धन्यवाद।